नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज से शुरू होगा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये बहुत ही लंबी सीरीज़ होने वाली है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और इसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास, अब इतिहास एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड रहा है, तो इसे ना लिपि के विकास के आधार पर बोला जाए या आक्रमणकारियों के आधार पर कहा जाए या फिर इसके जो अलग अलग राजवंश हैं उनके आधार पर कहा जाए, तो इसे अलग अलग कालखंडों में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो डिवीज़न है इतिहास का, वो आप देखेंगे तो लिपि के आधार पर हुआ है। लिपि के आधार पर कैसे, तो किस समय में लिपि उपलब्ध थी, कहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस समय में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया, फिर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए उसे पढ़ा गया है। इस आधार पर अलग अलग क्रम में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं, वही बताया गया है यहाँ कि जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वह भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर का एक राज्य, हमारे भारत देश का एक राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो उससे प्रभावित रहेगा ही ये, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास से लेकर आधुनिक काल तक के लंबे इतिहास का साक्षी रहा है। ठीक है, लिपि के विकास के आधार पर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो लिपि के विकास है उस आधार पर इसे विभक्त किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कौन कौन से हैं, तो एक है प्रागैतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। 3 आपको काल मिलेंगे, एक प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से कि प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल का ही बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। आद्य ऐतिहासिक काल का क्यों नहीं रहा है, ये हम अभी देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, इस काल में ना आपको किसी भी प्रकार की लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है। जो लिपि है वो कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होती है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि भी प्राप्त है, भाषा भी प्राप्त है, उससे पढ़ा भी जाता है, जो कि अभी तक चला आ रहा है आधुनिक। इसके अंदर भी अन्य जो पार्ट होंगे वो भी देखेंगे। तो ऐतिहासिक काल में लिपि मिला जिसे पढ़ा भी गया, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि प्राप्त हुई लेकिन उसको पढ़ा कभी नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में आपकी लिपि प्राप्त ही नहीं हुई है। तो इन लिपि के आधार पर 3 आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। अब हम देखेंगे कि आगे अभी प्रागैतिहासिक काल में भी कौन कौन से काल आते हैं। तो आपके मुख्य रूप से पाषाण काल, जो पाषाण काल है वो आपके प्रागैतिहासिक काल में आता है। अभी पाषाण काल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पूर्व पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है उत्तर पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। कौन कौन सा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो उनमें आपको केवल पूर्व, मध्य और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम देखेंगे तो वहाँ आपको उत्तर पाषाण काल भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिपि तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। आगे पढ़ा जा सके तो क्या पता, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और इसके अंतर्गत किसके बारे में पढ़ना होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। अब ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, और इसी कारण से हम आद्य ऐतिहासिक काल को
पढ़ते नहीं हैं, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, इसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला देखे थे ऐतिहासिक काल। इसमें लिपि भी मिली, भाषा भी मिली और जिसे पढ़ा भी गया, तो यह आपके ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल को आप देखेंगे तो इसे मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मैंने बताया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये आपके ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब इनमें भी कुछ अलग अलग काल रहे हैं, कुछ अलग अलग राजवंश रहे हैं, उनका अध्ययन हमें करना है। तो इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक किस आधार पर बांटा गया है? तो अगर इंडिया का आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आप उसे देखते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो अरब आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रांता थे, उनके आधार पर बांट दिया गया कि उनके पहले जो थे वो प्राचीन इतिहास में आता है, उनके बाद से आपके मध्यकालीन में आता है, और जहाँ से अंग्रेजों का आगमन शुरू होता है उसे आधुनिक इतिहास में लिया जाता है। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि जो शुरू से है वो आपके प्राचीन में, जो प्राचीन है आपके महाभारत हो गए, रामायण काल हो गए, मौर्य काल हो गए, ये सब आपके प्राचीन इतिहास में आ जाएंगे। जब बाहर से जो छत्तीसगढ़ के एरिया के बाहर से जो वंश आएंगे और यहाँ आकर शासन करेंगे तो वो आपका मध्यकालीन इतिहास में आ जाएगा, जो कि कलचुरी से काकतीय वंश तक चलता है। और इसी दौरान जब आपका अंग्रेजों का आगमन होगा और इस क्षेत्रीय राजवंशों से हटकर जो बाहर के और हैं, जैसे मराठा हो गए, तो मराठाओं के आगमन से लेकर हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि मराठाओं के आगमन के समय से ही हमारे इंडिया में हम देखेंगे अगर भारत में, तो वहाँ आपके अंग्रेज भी आ गए थे। तो इस आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया। छत्तीसगढ़ के आधार पर मैं बता रहा हूँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में कौन कौन से हम देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। तो वो है आपका वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपका मौर्य आएगा, फिर सातवाहन काल आएगा, उसके आगे कुषाण वंश, मेघवंश, स्वाकड़क, गुप्त, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये आपके इंडिया में भी कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, फिर राजर्षि तुल्य जो राजवंश है, इधर से जो राजवंशों के नाम है वो आपको क्षेत्रीय राजवंश मिलेंगे। क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे पहला राजवंश राजर्षि तुल्य राजवंश को कहा जाता है। फिर आगे नलवंश, सरबपुरी, शैल, पांडु, बाण और सोमवंश, इन सब के बारे में आगे हमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो कलचुरी वंश, कलचुरी की 2 शाखा से, एक रतनपुर और एक रायपुर। उसी प्रकार नागवंश पढ़ेंगे, नागवंश की भी 2 शाखा, एक फणी नागवंश जो कवर्धा क्षेत्र में से, और एक छिंदक नागवंश। ठीक है, इनके बारे में देखना है। फिर कांकेर के सोमवंश, सोमवंश भी कुल 4 या 5 पार्ट में डिवाइड थे, उनमें से एक है कांकेर के सोमवंश, जिसके बारे में हमें विशेष कर पढ़ना है। इसमें मैकल के भी सोमवंश आएंगे, आपके सिरपुर के सोमवंश भी आएंगे। ठीक है, फिर काकतीय वंश देखेंगे, काकतीय वंश जिसका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा है छत्तीसगढ़ में। फिर आगे जब हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो हम मराठाओं के आक्रमण से देखेंगे, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन और प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन देखेंगे। उसके अंतर्गत मराठाओं के द्वारा जब सूबा व्यवस्था लाई गई उसके बारे में, मराठाओं के रहते रहते जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उनके अप्रत्यक्ष शासन को देखेंगे। फिर से पुनः मराठा शासन आ जाता है। फिर 1857 की क्रांति इसी के अंदर आएगी। फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन से लेकर आपके स्वतंत्रता तक हम देखेंगे इसे आधुनिक इतिहास में। ये कैसा कैसा रहा है कि पहले मराठा है, सूबा आया, फिर अप्रत्यक्ष शासन आया, फिर पुनः मराठा, किस प्रकार से बोल रहे हो सर आप। तो ये सब हम आगे लेक्चर्स में देखते जाएंगे जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बार बार ये पुनः लिखा है, कहीं पर प्रत्यक्ष लिखा है, कहाँ अप्रत्यक्ष लिखा है, तो वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आज देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ये कालक्रम आपको, मैं समझता हूँ कि वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा, किस आधार पर किया गया है और कौन किसके किसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजवंश के बारे में भी बताया गया है। राष्ट्रीय राजवंश ऐसा राजवंश जिसका समस्त राष्ट्र में शासन रहा होगा, उसे राष्ट्रीय राजवंश का दर्जा दे दिया गया। जैसे मौर्य वंश आप देखेंगे तो मौर्य वंश सबसे पहला राजवंश है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसा कहा जाता है, तो मौर्य राजवंश। उसके आगे आपको सातवाहन वंश मिलेंगे, उसी के आगे आपके कुषाण वंश मिलेंगे, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। अंतिम रूप से देखा जाता है कि संपूर्ण भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश को माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजवंशों में। फिर ये छत्तीसगढ़ इतिहास की घटनाक्रम का एक चार्ट बना हुआ है। ये अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा क्योंकि जब हम सारे जो वंश हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, समस्त इतिहास को पढ़ लेंगे, तब ये चार्ट आपके काम आएगा कि कौन सा राजवंश, कौन सा काल, कहाँ से कहाँ तक था,
उसके संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी। ठीक है, तो ये आपके अंत में हम देखेंगे। आज हम चालू करेंगे आपके छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पाषाणकालीन से। ठीक है, जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल थे, प्राग ऐतिहासिक काल में जो 4 भाग में हम डिवाइडेशन देखे थे इसका, वो था आपका पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इनके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पर समस्त जो इम्पोर्टेंट जहाँ से इनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं उनका एक चार्ट बना हुआ है, जिसे हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पाषाणकालीन स्थल हैं उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में आपको देखने को मिलता है सिंघनपुर, छापामार, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। सिंघनपुर, छापामार, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा ये आपके पूर्व पाषाण काल में, पाषाण काल में मिलते हैं। ऐसे कुछ जगह ऐसे रहेंगे जहाँ सभी कालों में वहाँ के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। जैसे सिंघनपुर की गुफा, यहाँ आपको सभी कालों में हुए जो घटनाएं हैं उनके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको विशेषकर याद रखना है। महानदी घाटी इस क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये सब आपको याद रखते चलना है। अब ये नाम है, इनका मैंने एक ट्रिक बनाया है। सिंघनपुर, छापामार, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा। तो हम इसके पहले अक्षर को लेकर एक ट्रिक बना सकते हैं जिसे निमोनिक्स ट्रिक्स कहते हैं। तो उसका मैंने यहाँ बनाया SSC BG। SSC सब आप जानते होंगे, SSC एक एग्ज़ाम होता है। और BG है मतलब SSC में सब BG हैं, पहले से ही BG है ना, पूर्व से देखा आ रहा है कि आपके जो SSC का एग्ज़ाम होते जा रहा है, हमसे पहले भी लोगों ने तैयारी किया, उससे पहले भी लोगों ने तैयारी की, तो पूर्व से चला आ रहा है, तो इसलिए उसको जोड़ लिए पूर्व SSC BG। पूर्व से लोग SSC में BG हैं, SSC में BG हैं ऐसे करके। तो SSC में BG से S से आपका सिंघनपुर, S से आपका सोनबरसा, सिंघनपुर सोनबरसा। C से आपका आएगा छापामार, C से आपका आएगा छापामार, B से आएगा आपका भंवरखोल और G से आएगा गीधा। तो SSC BG इस प्रकार आप इनके नामों को याद कर सकते हैं। उसी प्रकार जब मध्य पाषाण काल देखेंगे तो मध्य पाषाण काल के लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है। पहले तो आप मकबरा याद कर लेना, मकबरा से ये होगा कि म से आपका मध्य पाषाण काल और कबरा से आपका कबरा पहाड़, जो कि विशेषकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य के लिए, कबरा पहाड़। ठीक, तो मध्य पाषाण काल में क्या, कबरा पहाड़, इसे मकबरा से रिलेट कर लिए। अब इसके आगे भी कुछ नाम है जैसे कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर और गढ़घोघरा। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे। तो आपने वर्णमाला पढ़ा होगा, हिंदी में वर्णमाला, तो उसमें ये आता है क ख ग घ इस प्रकार से। तो इसके पहले वर्णों को देखो आप, क है, ख है, ग है, घ है, इसी प्रकार। फिर यहाँ से ये विस्तार नहीं होता है आगे, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। भा और र को मिला के, या तो भर कर लिया इसको मैंने, और इसको जी, क ख ग घ भर जी, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो क ख ग घ से याद हो जाएगा, फिर भर जी से। ठीक है, तो हम देखेंगे क से आपका कालीपुर, कबरा पहाड़ के आगे क से कालीपुर, ख से खड़गा घाट, ग से गढ़चंदेला, घ से आपका घाट लोहांग। ठीक, कालीपुर, खड़गा घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, ये सारे के सारे और कहाँ हैं, ये सभी के सभी बस्तर में। जैसे SSC BG वाला जो है आपका रायगढ़ में है, सारे के सारे जो है रायगढ़ में है। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल की सारी चीज़ें आपके बस्तर में देखने को मिलेंगे। फिर भातेवाड़ा था, फिर राजपुर था और गढ़घोघरा था। ठीक है, तो एक गढ़चंदेला और गढ़घोघरा ये भी है, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, ग से 2 नाम ऐसे याद कर लेना आप, क ख ग घ, उसमें भर। ठीक, तो ये था एक ट्रिक। फिर आगे देखेंगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम उधम सिंह से याद कर लेते हैं। उधम सिंह एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उधम सिंह से याद कर लिए। ऊ से आपका उत्तर पाषाण काल, ध से आपका धनपुर और म से आपका महानदी घाटी, सी नॉर्मल आपका जोड़ने के लिए। ठीक है, एक कोई अच्छा सा नाम भी तो बनना चाहिए। तो उधम सिंह इस प्रकार से हमने उसे नाम दे दिया ताकि वो हमें अच्छे से याद रहे। पहले से जो चीज़ें याद रहती उसी के द्वारा हम रिलेट करके नई चीज़ें को याद करेंगे तो और भी आसानी से याद होता है, इसलिए हमने ऐसे रिलेट किया उधम सिंह। ठीक, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ऊ से था उत्तर पाषाण, ध से धनपुर, म से महानदी घाटी, ये था आपका उत्तर पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल में देखेंगे तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा नाम है। नवपाषाण काल में और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इसको हमने पहले पढ़ा था नवा अटेची बनाबो। ये नवा अटेची बनाबो जो है ना, आपका सबसे प्रमुख जो स्थल है नवपाषाण काल के,
और जो पहले से ज्ञात है उनके बारे में है, नवा अटैची बनाओ। और उसके बाद जो आगे अन्य अभी प्राप्त हुए हैं उसको मैंने अलग ट्रिक बनाया, तो आप वो ध्यान में रखेंगे। तो पहले नवा अटैची बनाओ, नवा से नव पाषाण काल, अ से आपका अर्जुनी, ये बालोद क्षेत्र में, ना कि दुर्ग में। कभी कभी बोला जाता है कि दुर्ग क्षेत्र में, बट आयोग ने इसका आंसर बालोद दिया हुआ है, तो आपको बालोद ही याद रखना है, ठीक है। अर्जुनी बालोद। नवा अटैची, अ का बालोद, टे से टेरम जो कि रायगढ़ क्षेत्र में है। ची से आपका चितवा डोंगरी याद रखना, चितवा डोंगरी जो आपके एमएमए में पढ़ता है, अब पहले आपके राजनांदगांव में पढ़ता था, ठीक है। फिर बनाबो, बनाबो से हम ले लेंगे बोनटीला, बनाबो में आता है आपका बोनटीला। तो नवा अटैची बनाबो में नव पाषाण काल, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और आपका बोनटीला, बोनटीला बनाबो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप बोतलदा की गुफा भी इसके साथ में याद रखेंगे, बोतलदा की गुफा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके पाषाणकालीन स्थल। सर ये याद नहीं होगा, तो मैंने अभी आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसे याद कराया है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ट्रिक्स के माध्यम से आप सभी चीज़ों को याद करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़िए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। आप इससे हमें पर कांटेक्ट करके हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़ सकते हैं और उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, हाँ ये याद कैसे होगा, ये इस बारे में मैं बता रहा था आपको। तो ये जो मैंने ट्रिक बताया उसी को आपको बार बार पढ़ना है। इतने सारे नाम हैं तो इतने सारे नाम के लिए ट्रिक भी बताया मैंने। इन ट्रिक को याद रख के आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। और एक बार में तो कोई भी चीज़ याद नहीं होती, आपको बार बार इन सारी भी चीज़ों को देखते चलना है और आपका मन इससे भगेगा कि इतने सारे नाम याद नहीं रखते, इतिहास में ये सब बहुत ही ज़्यादा बोझिल लगने लग जाता है। तो एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो सारे लोग पढ़ रहे हैं उससे तो आपको पढ़ना ही है, और जो बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं जिससे भाग रहे हैं उसको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये जो आपका पाषाणकालीन जो चैप्टर है इससे लोग भगते हैं कि इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे। तो यही चीज़ों को आपको अपना स्ट्रैटेजी बना के चलना है, इसी सब चीज़ में आपको लीड करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये बात आपको लगातार रिकॉल करते रहिएगा और ख़ुद को याद दिलाते रहिएगा कि ये पढ़ लूँगा तो मेरे सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा बेटर चांस हो जाएंगे। तो याद रखना, ठीक। अब नव पाषाण काल में नवा अटैची बनाबो बताया, उसके अलावा जो अन्य नाम हैं उसे मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपके आएंगे ये बोनटीला तो हो गया था, कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, भैंसगढ़ी, लेखाभाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा, ये सारे आएंगे। ओंगना, भैंसगढ़ी, लेखाभाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, बसनाझार, कर्मागढ़। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, बस कर ओ भैंस, ले बस कर ओ भैंस, ठीक है। ले बस कर बे ओ भैंस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ले से आप याद करना है लेखाभाड़ा, ले बस कर बे ओ भैंस। तो कोई मोटा इंसान है उसको आप ऐसे बोल रहे हो, किसी को बुरा नहीं मानना है, ये नॉर्मल आपको ट्रिक याद कराने के लिए मैंने बताया, जगहों को याद करने के लिए। तो ले से लेखाभाड़ा, ले बस से बसनाझर, कर से कर्मागढ़, ओ से ओंगना, बे से बेनीपाट, ठीक है। ओ भैंस, भैंस से आपको भैंसगढ़ याद रखना है, ठीक है। और बोतलदा मैंने आपको यहाँ बनाबो वाले में याद कराया, बनाबो में बो से बोनटीला और बोतलदा दोनों याद रखना है, ठीक है। तो क्या, ले से लेखाभाड़ा, बस से बसनाझर, क से कर्मागढ़, बस कर, बे से आपका बेनीपाटा, ओ से ओंगना और भैंस से भैंसगढ़ी। और ये सारे के सारे जो नए अभी मैंने याद कराए वो सारे के सारे आपके रायगढ़ में मिलेंगे। तो अधिकतर आप देखेंगे पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो क्षेत्र है आपके रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आपके मध्य पाषाण काल के अधिकतर क्षेत्र आपको बस्तर में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अब इन क्षेत्रों के कुछ खोजकर्ता भी होंगे। अब ये खोजकर्ता कौन कौन है इनके बारे में हम देख लेते हैं। खोजकर्ता कौन कौन है ये सब देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सीता बेंगरा की गुफा, सरगुजा, अगर आपने हमारे भौगोलिक विभाजन वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा तो उसमें आपको याद हो गया होगा कि कर्नल आउसले जो थे 1848 में इन्होंने 3 गुफाओं की खोज की थी। एक सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा की गुफा, कर्नल आउसले ने। अगर नहीं देखा तो आप जरूर उस लेक्चर्स को भी देखिएगा। तो सीता बेंगरा की खोज कर्नल आउसले ने की थी 1848 में। फिर सिंघनपुर और कबरा पहाड़ की जो गुफा है, सिंघनपुर इसे सबसे प्राचीनतम गुफा बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और कबरा पहाड़, तो ये दोनों रायगढ़ में है आपके। इसकी खोज आपके अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने की थी 1910 में इसकी खोज की थी।
फिर सिंघनपुर शैल क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किसने किया या इसका सर्वेक्षण किसने किया? अब विस्तृत अध्ययन किया है तो सर्वेक्षण भी किया होगा, तो सेम ही व्यक्ति है अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया था, और इनके साथ में इनकी जो जानकारी एकत्र करने में सहयोग किया था वो थे एन घोष। एन घोष को आपको विशेषकर याद रखना है। साथ में आप डी.एच. गार्डन और लोचन प्रसाद पांडे को भी याद रखेंगे। लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने भी आपके जो पुरातात्विक क्षेत्र है उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इसे हम छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक साहित्यकार भी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोचन प्रसाद पांडे, उनको आप देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक साहित्यकार भी कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखना है। अमरनाथ दत्त ने क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया, उसके बारे में सर्वेक्षण किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की तो अकेले तो इस बारे में कर नहीं पाएंगे, अकेले तो कोई नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ में सहयोगी कौन थे या अन्य लोगों के नाम याद करने, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अमरनाथ दत्त के सहयोगी एन घोष, एच गार्डन, लोचन प्रसाद पांडे, NH 30, NH 40 ऐसे करके तो हम जो राष्ट्रीय राजमार्ग उसका नाम याद करते हैं, तो आप यहीं से NH से रिलेट कर लेना, एन घोष एच गार्डन, एन घोष एच गार्डन, ठीक है। फिर जो नवपाषाणिक अवशेष है इसकी सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नवपाषाणिक क्षेत्र के आपको मिलेंगे रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल द्वारा। रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल द्वारा, तो इसे आप राम भगवान से याद करना। राम भगवान ने नवपाषाणिक अवशेषों की खोज की, ऐसे करके, तो राम से आपका रविंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह बघेल भगवान से, ठीक है। फिर चितवा डोंगरी में जो शैल चित्र हैं उनकी खोज किसने की थी? चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी ये नवपाषाणिक क्षेत्र ही आते हैं, तो जब नवपाषाणिक अवशेष आ रहे हैं तो चितवा डोंगरी का भी खोज कौन करेगा? रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह। तो रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह, ये नाम आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखेंगे कि महर्षिगुप्त बालार्जुन के सिरपुर से प्राप्त 27 ताम्रपत्र। अब ये जो 27 ताम्रपत्र की बात कर रहे हैं वो भी रविंद्रनाथ मिश्र है आपके। और शिव और विष्णु आते हैं, शिव विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव आ रहा है तो इसका भी खोजेगा कौन? विष्णु। शिव खोजा किसने? विष्णु। तो महर्षिगुप्त बाला अर्जुन के सिरपुर से प्राप्त 27 ताम्रपत्र की जानकारी या खोज करते हैं, उसके बारे में जिन्होंने लिखा या लेख लिखा होगा वो सब कौन है? आपके रविंद्रनाथ मिश्र और विष्णु सिंह ठाकुर, इसे आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ मिश्र, विष्णु सिंह ठाकुर, तो राम विष्णु शिव, भगवान के नाम आ रहे तो राम विष्णु शिव, यहाँ से रिलेट हो जाएगा। फिर गढ़धनौरा में भी आपके रविंद्रनाथ मिश्र मिलेंगे और JR कांबले, जो कि मुख्य है। JR कांबले, आपको ये नाम याद रखना है, ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। तो गढ़धनौरा में भी कौन? आपके रविंद्रनाथ मिश्र और JR कांबले। अब ये गढ़धनौरा में क्या है? तो ये आपके मध्य पाषाण युगीन क्षेत्र है, मध्य पाषाण युगीन क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से 500 स्मारक घेरे खोजेगा। 500 स्मारक घेरे, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये 500 स्मारक घेरे क्या है? ये ऐसे स्मारक हैं जहाँ लोगों को दफन किया गया। उस समय लोग जहाँ दफन करते थे उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेरे बना देते थे, इसे महापाषाण घेरा कहा जाता था, ठीक है। इसलिए 500 जो घेरे हैं इसकी खोज आपके रविंद्रनाथ मिश्र और JR कांबले ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गढ़धनौरा। तो जितने भी मैंने खोजकर्ता के नाम बताए ये जरूर आपको याद होने चाहिए। सीता बेंगरा के साथ लक्ष्मण बेंगरा जोगी मारा, कर्नल हाउसले 1848। सिंघनपुर कबरा पहाड़ आपके एंडरसन ने किया था। इसके शैल चित्र और सर्वेक्षण अमरनाथ दत्त सहयोगी या मुख्य जानकारी प्राप्त करता, तो NH से एन घोष और एच गार्डन, साथ में लोचन प्रसाद पांडे, ये भी आपको याद रखना है। नवपाषाणिक क्षेत्र जिसमें चितवा डोंगरी भी आ जाएगा, तो दोनों में राम भगवान ने, तो रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने किया। फिर महर्षिगुप्त बालार्जुन, तो भगवान के नाम आ रहे तो विष्णु और राम, तो रविंद्र मिश्र और विष्णु सिंह, ये भी याद रखना है। गढ़धनौरा में भी रविंद्रनाथ मिश्र मिलेंगे आपको, प्लस साथ में आपको कांबले, JR कांबले, ये विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण नाम है JR कांबले, ये याद रखना, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ खोजकर्ता, ठीक है, और खोज। तो आज हमने पढ़ा क्या? इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखा हमने, ठीक है। राजवंश के बारे में पढ़ा कुछ। फिर पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम हमें याद करने हैं, और उनसे जुड़े हुए कुछ खोजकर्ता और खोज के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास में इतना देखते हैं, आगे हम इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना कोशिश करूँगा कि मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ये पढ़ने में बोझिल ना लगे इतिहास, ठीक है, आप उबो ना ये सब चीज़ों से, और कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें ट्रिक्स के माध्यम से याद कराऊँ, ठीक है। और ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से आप आगे पढ़ने के लिए हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, और हमारे ऐप जो योगेश साहू क्लासेस ऐप है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और उससे हम हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक। अगर कोई भी आपको
परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।